Yes, read the first question. A circular coil of radius 6 centimeter and 20 turns rotates about its vertical diameter with angular speed, ये ओमेगा का वैल्यू है एंगुलर स्पीड, इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है बी। इफ द कॉइल फॉर्म अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस, ये आर है, देन द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग इज, हमें यहाँ पे एवरेज पावर लॉस मतलब इट इज एवरेज पावर डिसिपेटेड बोलते हैं हम उसको, या फिर एवरेज पावर लॉस या फिर एवरेज पावर डिसिपेटेड हम उसको जनरली बोलते हैं। नाउ इट इज नथिंग बट पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई आई डिवाइडेड बाय 2। देखो ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो एवरेज पावर होता है ना, ये होता है ई ज़ीरो बाय रूट टू, आई ज़ीरो बाय रूट टू, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये हो गया फिर ई ज़ीरो आई ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2, ई ज़ीरो आई ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये ई ज़ीरो को ई बोला है, आई ज़ीरो को आई बोला है, डिवाइडेड बाय 2, वही लॉजिक है, ई ज़ीरो आई ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ यहाँ पे हमें ईएमएफ एंड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हमें एवरेज पावर यहाँ पे मिल पाएगा। नाउ जो गिवन डेटा दिया है, तो ई ज़ीरो हम यहाँ पे निकालते हैं, पीक ईएमएफ। आप अगर ये आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो ये छोड़ दो, पी इक्वल टू ई ज़ीरो आई ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2, ये तो पता है आप लोगों को। एक्चुअली कैसे आता है, ई ज़ीरो बाय रूट टू आई ज़ीरो बाय रूट टू, फिर ये रूट टू इंटू रूट टू हो गया 2, ई ज़ीरो आई ज़ीरो एज इट इज़। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ई ज़ीरो। फर्स्टली आई विल गो फॉर द ई ज़ीरो, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। नाउ ई ज़ीरो को हम, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गिवन डेटा देखिए, इसको हम एन ए बी ओमेगा इस फॉर्मेट में फाइंड आउट कर सकते हैं, ई इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। देखो एन डायरेक्टली दिया है, ए डायरेक्टली नहीं दिया है, पर रेडियस दिया है, उसको मैं पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, बी ओमेगा एज इट इज़। ओके, क्योंकि बी एंड ओमेगा दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं डायरेक्टली। नाउ ये जो एन का वैल्यू यहाँ पे दिया है, एन इज गिवन एज ए 20, पाई इज 3.14, इसको पाई रहने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आर का स्क्वायर करना है, सो 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये हो गया आर का स्क्वायर। बी इज 2 इंटू 10⁻², एंड दिस ओमेगा, ओमेगा इज 40। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सो दिस ई ज़ीरो कितना आता है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। नाउ यहाँ पे जो जीरो से वो कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये 10⁻² गया। सो दिस 4 इंटू 2 8 आएगा, ये 2 इंटू ये 4 आ गया 8, 6 का स्क्वायर 36। ओके, इंटू बचा ये 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। लेट अस सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करो इसको, वी विल गेट हियर पीक ईएमएफ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर एक बार पीक ईएमएफ मिल गया तो हम पीक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पीक ईएमएफ एंड पीक करंट अगर मिल गया तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। 1808.64 इंटू 10⁻⁴.
Okay, I think it should be 0.18. हो. Yes, this peak EMF is 0.18 volt. ऐसे लिख सकते हैं ना उसको. Okay, now once you have the peak EMF, you can find out the peak current na, by using the relation E equal to IR. यहाँ पे लिख दो पीक EMF, ये हो गया पीक करंट R एज इट इज. सो दिस I0 इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय R. अब ये E0 तो है हमारे पास 0.18 एंड R कितना दिया है, R है 8. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आएगा 0.023. ओके, ये I0 आ गया. नाउ आई गॉट I0 एज वेल एज E0. बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फिर. दिस E0 0.18, I0 दिया है, आया है 0.023 डिवाइडेड बाय 2. ओके, नाउ ये होगा यहाँ पे 0.9 इंटू 0.023. नाउ क्रॉस चेक कौन से ऑप्शन से मैच होगा. अप्रोक्सीमेशन करके मैचअप करके देखो आप. नाउ यहाँ पे क्या है, 2.023 इंटू 0.9. ओके, मतलब ऐसा आंसर आना चाहिए वो 2021 की रेंज में होगा. 23 से थोड़ा सा छोटा होगा, 23 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि 0.9 से मल्टीप्लाई किया है. तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए. ऑप्शन ए दिख रहा है सीधे सीधे कि ये 20.7 की रेंज में आ सकता है. क्योंकि देखो, अगर इसके पॉइंट्स अगर हमने हटा दिए सब, तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 23 इंटू 10⁻³ बराबर है. अब 23 इंटू 0.9, इसको 1 पकड़ लो ना, मतलब 23 से थोड़ा सा छोटा, 23 से थोड़ा सा छोटा इंटू 10⁻³. सो 20.123 आना चाहिए ना, 10⁻³ आना चाहिए यहाँ पे. एंड ये इधर का एक पॉइंट हमारा 0.9 वाला. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. 2.07 इंटू 10⁻³ हमने यहाँ पे गेस किया है आंसर, डॉट कैलकुलेट नहीं किया. आप डॉट कैलकुलेट करके देख सकते हैं. रीड द नेक्स्ट वन. Which of the following does not use the application of AD current? इसमें से कौन सा AD करंट का एप्लीकेशन नहीं है. इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इंडक्शन फर्नास, LED लाइट्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स इन द ट्रेन. हमने जो एप्लीकेशंस देखे थे, तो इसमें से LED लाइट, इट इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द AD करंट. LED लाइट, LED लाइट नहीं आता है. इलेक्ट्रिक पावर मीटर आएगा, इंडक्शन फर्नास भी आता है, मैग्नेटिक ब्रेक्स इन द ट्रेन भी आता है. ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ AD current. सिर्फ LED लाइट इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ AD current. इंडक्शन फर्नास मेक यूज ऑफ, इंडक्शन फर्नास हमने डिस्कस किया था. सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, AD current, none of these. It uses the AD current. Induction furnace uses the AD current. Read the next one. The mutual inductance M12 of a coil 1 with respect to coil 2. मतलब दो कॉइल्स दिए हैं यहाँ पे. ये फर्स्ट वाला कॉइल है 1 एंड यहाँ पे और एक सेकंड वाला कॉइल दिया है 2, और दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है M12 दिया है. द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 of a coil 1 with respect to coil 2 increases when they are brought nearer, depends on the current passing through the coils, increases when one of them is rotated about an axis. Both A and B are correct.
ना देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब होता है ना, तब हम दोनों कॉइल में से करंट पास ही नहीं करते ना, एक ही कॉइल से हम करंट पास करते हैं। ओके, सो डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स, कॉइल्स बोला है उसने, कॉइल्स। सो ऑप्शन बी तो करेक्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ए एंड बी बोल रहा है। अब बचा ए एंड सी। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर, जब दो कॉइल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पे बढ़ेगा। एंड ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट घुमाया तो इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, इंक्रीजेस व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर, जब दो कॉइल्स एक दूसरे के नजदीक लाए जाएंगे तब ऑब्वियसली वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच का बढ़ेगा। देखो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एस पी हम लिखते हैं यहाँ पे। सो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू एम आई पी। अब देखो, दो कॉइल को अगर हमने नजदीक लाया तो फ्लक्स बढ़ेगा ना, दो कॉइल को अगर हमने नजदीक लाया तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा मतलब एम बढ़ेगा अगर करंट कांस्टेंट होगा तो। सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, जब दो कॉइल को हम नजदीक लाएंगे तब एम भी वहां पे बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमें करेक्ट लग रहा है। If n is the number of turns in a coil, the self inductance varies. सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में उसने पूछा है। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, हमने रिलेशन डिराइव किया था। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल रहता है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस एंड एन का क्या रिलेशन होता है। इफ यू रिमेंबर, दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल होता है। न्यू जीरो, इट इज एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। तो देखो, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ना, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर दिख रहा है मुझे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सब रिलेशन हमने डिराइव किए, यू कैन क्रॉस चेक। न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। टू सोलेनॉइड्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, दो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड वर्ड आया है, एंड दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है, इक्वल है, n1 इक्वल टू n2, हैव देयर लेंथ्स एंड रेडिया इन द सेम रेशो 1:2। लेंथ का रेशो दिया है एंड वही रेडियस का भी रेशो है 1:2। द रेशो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, हमें निकालना है L1 बाय L2, सेल्फ इंडक्टेंस का रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने जो रिलेशन यूज किया वही यूज करते हैं यहाँ पे। दिस L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। ओके, अब देखो, ये L मतलब लेंथ होता है, एंड ये जो L होता है ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे रिलेशन कौन सा चाहिए, लेंथ का रेशियो दिया है एंड रेडियस का रेशियो मुझे दिया है, तो इसको मुझे एरिया है यहाँ पे, रेडियस तक लेके जाता हूँ यहाँ पे। सो L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। मीन्स फाइनली जो मेरे काम का रिलेशन है यहाँ पे, दिस कैपिटल L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ से मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा। सो दिस L1 बाय L2 इक्वल टू, देखो L1 बाय L2 इक्वल टू, L के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सो L2 बाय L1 इंटू आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो R1 बाय R2 होल स्क्वायर। L2 बाय L1 कितना आएगा, देखो L1 बाय L2 1/2 है, ये आएगा 2/1 इंटू R1 बाय R2 का स्क्वायर,
मतलब 1/4 आएगा. सो आंसर शुड बी 1:2. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1:2. ये फॉर्मूला याद रखो, हमने डिराइव किया था. सर तो चा फॉर्म्युला बरोबर आहे का बघा बरं एकदा का यल मल्टिप्लिकेशन वाटतं लेंथ. नाही, हा जो आहे ना, इकडे बघ बेटा, हा कॅपिटल एन आहे. इट इज कॅपिटल एन. कॅपिटल एनला बघ, तू जे म्हणतोय ना, न्यू झिरो एन ए एल असतं, बरोबर? बरोबर आहे का? न्यू हो झिरो एन ए एल असतं. इट इज फॉर एल. बट दिस एल इक्वल टू न्यू झिरो एन. एन मीन्स व्हॉट? एन बाय एल इंटू ए एल. हा न्यू झिरो एन स्क्वेअर येतो इकडे. किंवा बघा, काही केसमध्ये आपण एन बाय एल जर घेतलं तर इकडे काय येतं? एन स्क्वेअर येतं. आणि एन स्क्वेअरच्या टर्म्समध्ये इकडे एक एल कॅन्सल होतो. डिव्हिजनमध्ये एकच एल राहतो. आपण हा रिलेशन डिराईव्ह केला होता, एकदा क्रॉस चेक करून घ्या. 2 केसेस आहेत त्याच्यामध्ये. फक्त व्हेरिएशन कुठे येतं? कॅपिटल एन आणि स्मॉल एन. हे 2 पॅरामीटर्स फक्त चेक करा. दिस स्मॉल एन इज नथिंग बट एन बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ. तुम्ही जो म्हणताय त्याच्यावरती पण आपण प्रॉब्लेम घेणार आहोत अजून. हे कळलं का तुम्हाला? मी वापस एकदा एक्सप्लेन करतो. तुमचा जो डाऊट आहे, आय विल क्लिअर दॅट डाऊट. आय विल राईट वन्स अगेन हिअर. आय गॉट युअर डाऊट. तुमचा डाऊट असा आहे की सर, दिस एल इक्वल टू न्यू झिरो एन स्क्वेअर ए एल. येस, हा फॉर्म्युला तुमच्या माइंडमध्ये आहे. ॲक्च्युली व्हॉट हॅपन्स, दिस एल इक्वल टू न्यू झिरो ॲज इट इज, स्मॉल एन इज व्हॉट? It is capital N by L, number of turns per unit length. So it will become n square divided by L square. AL as it is. Now this L will get cancelled. So L equal to nu zero n square A divided by L. हा रिलेशन मी इकडे यूज केला बेटा. न्यू झिरो एन स्क्वेअर ए डिवायडेड बाय एल. ओके, न्यू झिरो एन स्क्वेअर, दिस इज ए डिवायडेड बाय एल. यू गॉट इट बेटा? कळलं का? हो म्हणजे लक्षात ठेवा, दिस स्मॉल एन तुम्ही जे म्हणताय ना, तो स्मॉल एन आहे. स्मॉल एन कॅन बी रिटन ॲज अ कॅपिटल एन डिवायडेड बाय एल. इकडे पण त्याचा रेफरन्स आहे, वापस बघूयात आपण. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ ऑफ अ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज डबल्ड. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डबल किया है, मतलब एन को डबल किया है, स्मॉल एन को. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड, मतलब स्मॉल एन को डबल किया है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड विल बी. नाउ देखो, L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, जो रिलेशन के बारे में आप बात कर रहे थे. देखो, मैंने इसको ही मॉडिफाई किया था, वापस बताता हूँ एक बार. L इक्वल टू न्यू जीरो, स्मॉल एन मतलब क्या रहता है? कैपिटल एन बाय एल होल स्क्वायर ए एल. सो L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए एल. एक एल गया. L इक्वल टू न्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. सो दिस इज द रिलेशन वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. इसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था. ये फॉर्मूला सिर्फ सोलेनॉइड के लिए चलता है. सोलेनॉइड वर्ड के लिए चलता है. अब देखो, यहाँ पे मैंने स्मॉल एन क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला है कि स्मॉल एन को डबल कर दिया. अगर स्मॉल एन को मैंने डबल कर दिया तो एल पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, एल इक्वल टू न्यू जीरो, इसको डबल कर दिया, मतलब ये हो गया 2n का होल स्क्वायर इंटू ए एल. तो एल इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4,
2 का स्क्वायर 4, अंदर कौन बचा, न्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए एल। मतलब देखो न्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए एल, मतलब ये कैसा हो गया एल, यहाँ पे एल एल है, यहाँ पे एल डैश बोलेंगे हम इसको, 4 टाइम्स हो गया ना। सो ये एल डैश कैसे हो गया, 4 इंटू दिस एल, 4 टाइम्स हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, हाफ बी डबल्ड बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4 टाइम्स हो जाएगा एल। Don't get confused with these relations. Huh? These are two same relations. L equal to न्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए एल, इसको मॉडिफाई कर दो, L इक्वल टू न्यू ज़ीरो कैपिटल एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल आता है, एंड कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। नेक्स्ट वन, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 2.5 Henry if the current in one coil changes from 0 to 40 एम्पियर। मतलब देखो यहाँ पे I1 कितना है, 0 है, एंड I2 कितना है, 40 है। कितने टाइम में हुआ ये सब, 0.8 सेकंड में हुआ। देन चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विथ अदर कॉइल इज, तो दूसरे कॉइल का फ्लक्स कितने से चेंज होगा। ओके अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन है हमारे पास, E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की केस का ये रिलेशन है, E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। और एक रिलेशन है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब देखो डी टी कैंसिल हो गया, हमें क्या निकालना है, चेंज इन द फ्लक्स, मतलब दिस डी फाई इक्वल टू एम इंटू डी आई। एम कितना दिया है, 2.5 दिया है, डी आई कितना है, चेंज इन करंट, इट इज 40 माइनस 0, 40 माइनस 0। ओके सो इट इज 2.5 इंटू 40, बस यहाँ पे कर दो, इट इज 100। कैसे, देखो ये 2.5, ये 0 इसको दे दिया, ये 25 हो गया, ये 4 एज इट इज, ये आएगा 100। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लुक एट द रिलेशन, E इक्वल टू वॉट, एम डी आई बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तब। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या रहता है, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी रहता है ना, सेल्फ इंडक्टेंस की केस में उसने म्यूचुअल बोला है, E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। वी आर जस्ट कंसिडरिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं। नाउ डी टी गया, दिस एम डी आई इक्वल टू डी फाई। अब डी फाई निकालना है, एम दिया है, डी आई दिया है, दोनों का बस मल्टीप्लीकेशन कर दो। The coefficient of mutual inductance of two coils depend on medium between the coils, distance between the coils, orientation of the two coils, all of these। एक कॉइल है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला कॉइल है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ऑब्वियसली मुझे तो तीनों पैरामीटर पे डिपेंड लग रहा है। मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, अगर यहाँ पे कोई मीडियम हमने चेंज कर दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डेफिनेटली चेंज होगा। अगर ये कॉइल दूर गया इससे तभी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा। ओरिएंटेशन, एक कॉइल को अगर इसे टेढ़ा कर दिया तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा। सो ऑल ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस will depend on all these parameters, medium between the coils, distance as well as orientation of the coil. In a coil current falls from I1 5 एम्पियर है, I2 है 0। ये कितने टाइम में हुआ, 0.2 सेकंड में। इफ एन एवरेज EMF
ईएमएफ दिया है। देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब हमें एल यहाँ पे निकालना है। ओके, नाउ अभी जो रिलेशन हमने देखा था E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें L निकालना है। सो दिस L इक्वल टू E डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। ई कितना दिया है, ई दिया है उसने 150। नाउ डी आई चेंज इन करंट कितना आएगा, 5 टू 0 हुआ है ना, 5 टू 0 मतलब चेंज इन करंट 5। चलो डी आई बाई डी टी इधर निकाल लेता हूँ, डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट कितना है 5, कितने टाइम में 0.2। ओके, अब ये वैल्यू चेंज करके बस वहाँ पे रख दो, डी आई बाई डी टी, इसका पॉइंट एक से शिफ्ट कर दो ये हो जाएगा 50, इसका एक से शिफ्ट कर दो ये हो जाएगा 2, मतलब ये आएगा 25, ये 25 आ गया, मतलब यहाँ पे डी आई बाई डी टी कितना आ गया 25। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, इट इज़ 6 हेनरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6 हेनरी। देखो ये फॉर्मूला आपको सब पता होने चाहिए, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस की केस में सब रिलेशन डिराइव किए हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की केस में E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। ये बहुत बेसिक रिलेशन है, ये आपको पता होना यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। टू कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2, दोनों के वैल्यूज दिए हैं। द करंट इन द टू कॉइल्स आर इंक्रीज एट द सेम रेट, सेम रेट मतलब डी आई बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। At a certain instant of time, both coils are given the same power. Power is again constant. If I1 and I2 are the currents in the two coils at that instance of time, current अलग अलग है I1 and I2, then find the ratio of I1 and I2. अब देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस उसने मेंशन किया है, सेल्फ इंडक्टेंस मेंशन किया है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो L के लिए क्या आएगा फिर E डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी। ओके, एल क्या आएगा ई डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी। अब देखो हमें पावर यहाँ पे लाना है, पावर, क्योंकि उसने बोला है कि पावर सेम है, पावर उसने मेंशन किया है, डी आई बाई डी टी तो कांस्टेंट है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, आई वन बाई आई टू निकालना है, तो यहाँ पे आई आना चाहिए ना, आई वन एंड आई टू आना चाहिए। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया, ये कांस्टेंट है। अब पावर उसने मेंशन किया है एंड करंट भी मेंशन किया है। वी नो दिस ई जो होता है ना, ई की जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं, ई इक्वल टू व्हाट आई आर, एंड डिवीजन में आएगा डी आई बाई डी टी एज इट इज। ओके, नाउ ये आई एज इट इज, आर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैन आई राइट लाइक दिस पी बाय आई का स्क्वायर। ओके, पावर को हम, आर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर रहता है ना, तो आर क्या आएगा P बाय आई स्क्वायर आएगा ना, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर रहता है। आप मॉडिफाई करके देखो इसको, P इक्वल टू ई आई। अब देखो E क्या होता है, E इक्वल टू आई आर इंटू दिस आई, तो ये क्या होगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना, यहाँ पे आई स्क्वायर आर। सो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आएगा, आर इक्वल टू पी बाय आई का स्क्वायर, पी बाय आई का स्क्वायर। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आर को हटाना है, आर को हटाना है क्योंकि आर मेंशन नहीं है, यहाँ पे ई भी मेंशन नहीं, इसलिए पहले ई को हटाना था, ई इक्वल टू आई आर आ गया। आई यहाँ पे चाहिए हमें, आर नहीं चाहिए, आर मेंशन नहीं है, तो आर को मैं लिख सकता हूँ पी बाय आई स्क्वायर। अब देखो पी एंड आई के फॉर्म में ये आ गया, पूरी तरीके से वही फॉर्म में हमें चाहिए, क्योंकि पी एंड आई यहाँ पे मेंशन है, पी एंड आई को उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो,
this I will get cancelled. Now it is P divided by I di by dt. Okay, so I got here L equal to P divided by I डी आई बाई डी टी. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है एंड ये करंट है. अब देखो उसने पावर सेम है बोला है, डी आई बाई डी टी भी सेम है बोला है, मतलब पावर कांस्टेंट हो गया, डी आई बाई डी टी भी कांस्टेंट हो गया. सो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ना. एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई. अब देखो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. नाउ आई वन बाय आई टू इक्वल टू L2 बाय L1. नाउ L1 एंड L2 तो दिए है. L2 कितना दिया है 1 मिली हेनरी एंड L1 4 मिली हेनरी. MH कैंसिल हो गया, सो 1:4. ऑप्शन बी इज करेक्ट. देखो क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई किया है हमारे गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली. E इक्वल टू आई आर किया, आर नहीं चाहिए, आर इक्वल टू पी बाय आई स्क्वायर किया है. बाद में जो टर्म्स यहाँ पे कांस्टेंट है उनको हमने हटा दिया है, क्योंकि एल एंड आई का रिलेशन हमें पता नहीं था. एल एंड आई का क्या रिलेशन होता है. अगर आप ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखते हैं ना, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बाकी के पैरामीटर कांस्टेंट होते तब, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ वेबर पर एम्पियर. वेबर पर एम्पियर किसका यूनिट है. मैग्नेटिक फ्लक्स का तो सिर्फ वेबर होता है, मतलब सी नहीं है. अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है ना, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है. मतलब डेफिनेटली ये जो यूनिट है वेबर पर एम्पियर, ये सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी, सेल्फ इंडक्टेंस का भी वही यूनिट है एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वही यूनिट है. Yes, take this problem for homework, task for today.